नमस्कार, क्या आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं और गलती से आपके सामने वीडियो आ गया है? तो जिस प्रॉपर्टी में कोई टाइम पे आपने पैसा और उसका वेट करके जो टाइम का इन्वेस्टमेंट किया था, अब उसका जो आपको रिटर्न मिलने वाला है, तो कोई आपसे ऐसी कोई मिस्टेक नहीं हो जाए जिसकी वजह से जो दो उद्देश्य होते हैं प्रॉपर्टी बेचते समय, पहला ये प्रॉपर्टी की सही कीमत मिल जाए और दूसरा प्रॉपर्टी का पैसा टाइम पे मिल जाए। तो ऐसी कोई मिस्टेक नहीं हो जाए कि आप किसी लफड़े में फंस जाओ और प्रॉपर्टी का पैसा आपको टाइम पे नहीं मिल पाए। इसमें जो पॉइंट्स मिलने वाले हैं वो ऐसे पॉइंट्स मिलने वाले हैं जिसमें से आपको खुद को फील होगा कि यार गलती से मिस्टेक मेरे से हो जाती या मैंने तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है मेरा। तो आपको वीडियो जरूर से देखना चाहिए या फिर तो ये वीडियो अपने परिवार में सबको दिखानी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में लगभग 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन होते हुए देखता है, भले वो खुद का हो, अपने परिवार में हो, दोस्तों का हो, कहीं ना कहीं वो विटनेस बनता है और यदि उसका इन्फॉर्मेशन सही है तो वो अपनी सही से वैल्यू ऐड कर सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही वैल्यूबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है, आप अपने प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर किसी भी व्यक्ति को नहीं देने। तो यदि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचते समय कई बार आपको डिमांड आएगी भी अपना ओरिजिनल पेपर, प्रॉपर्टी डीलर और खरीदने वाले बायर की तरफ से आपसे ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर मांगे जाएंगे, लेकिन आपको रजिस्ट्री से पहले, जिस दिन रजिस्ट्री हो उससे पहले अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर किसी को नहीं देने। मैं तो ये कहता हूं आजकल पीडीएफ के अंदर अपने ओरिजिनल पेपर को कलर स्कैन करके देते हैं, जो भी गलत हो सकता है। आपको पीडीएफ भी ब्लैक एंड व्हाइट बना के देनी है और यदि कोई आपसे ओरिजिनल पेपर की डिमांड करता है, देखना चाहता है, तो उसको अपने पास बुलाइए या आप उसके पास जाइए, अपनी आंखों के सामने उसको ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर दिखा सकते हैं, लेकिन फिजिकली किसी को देना नहीं है। और जीरोक्स कॉपी भी दे रहे हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कट करके दें और उसके ऊपर पर्पस लिख दें ताकि उसका कोई मिसयूज नहीं हो सके। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसको आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और जब सेल एग्रीमेंट बना रहे हैं तो उसमें उन सभी बायर्स का नाम और उनका आधार नंबर होना चाहिए जिसको आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। यदि आप एक को बेच रहे हैं तो एक का होना चाहिए और यदि इसमें 2-3 बायर यदि है तो दोनों तीनों के बायर्स के नाम और आधार कार्ड नंबर और उनके साइन होने कंपलसरी है, क्योंकि यदि 2 बायर है और किसी एक का भी साइन है और एक का साइन नहीं है, भविष्य में कोई आपके साथ विवाद उत्पन्न हो सकता है और यदि कोई लीगल एक्टिविटी होती है तो आपका ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। हम नहीं चाहते कि ऐसी वैल्यूबल और प्रैक्टिकल वीडियो आपसे मिस हो। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसीव मनी फ्रॉम बायर्स अकाउंट ओनली। यानी इस समय कई बार प्रॉपर्टी बेचते समय एक बड़ी मिस्टेक ये हो जाती है कि प्रॉपर्टी आपने ए को बेची है और आपको किसी बी के अकाउंट से आपको पैसा टोकन मनी के रूप में दे दिया गया, लेकिन यह इनवैलिड ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि फ्यूचर में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रॉपर्टी बी ने खरीदी नहीं, प्रॉपर्टी ए ने खरीदी है। बी आपको अपना पैसा जो उसने टोकन के रूप में दिया था उधार दिखाकर आपको दोबारा आपसे उल्टा पैसा मांगने वाला बन सकता है। इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन ये भी होता है कि कई बार कंपनी के नाम से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो लगता यह है कि कंपनी का डायरेक्टर ये है तो कंपनी और डायरेक्टर एक ही बात है, लेकिन इस केस के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि कंपनी के नाम से यदि एग्रीमेंट होने वाला है या आपकी यदि प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से खरीदी जा रही है तो ही आपको कंपनी के अकाउंट से टोकन मनी आपको लेनी है। अदरवाइज कंपनी एक अलग एंटिटी होती है और कंपनी में डायरेक्टर होने का मतलब दोनों डिफरेंस है। तो जिसके नाम से एग्रीमेंट होने वाला है उसी के अकाउंट से आपको टोकन मनी लेनी है। इसमें लीगली बहुत इश्यू आ सकते हैं, तो एक बात ध्यान रखनी है, रिसीव मनी फ्रॉम बायर्स अकाउंट्स ओनली। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायर से पेमेंट लेते समय, रजिस्ट्री के समय चेक को अवॉइड ही करना है। इसमें लीगली बोला जाता है कि रजिस्ट्री में चेक मेंशन हो गया और कल को चेक क्लियर नहीं होता तो आपकी रजिस्ट्री रद्द मानी जाएगी, लेकिन कई बार मैंने ऐसे केस देखे हैं उस रजिस्ट्री को रद्द करवाने में 2 से 3 साल 5 साल लग जाते हैं और सेल वर्ड के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन छुपी है, यानी पेमेंट का प्रॉमिस यदि कर दिया तो वो भी सेल ही वर्ड कहलाता है। तो इसको कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है रजिस्ट्री को रद्द करवाना, तो जो इसकी वजह से आपका जो पेमेंट डिले होता है या आपका ट्रांजेक्शन डिले होता है और कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो रजिस्ट्री के समय चेक लेना आपको अवॉइड करना है, भले आप डीडी ले लें। यदि आपको बायर बोलता है भैया मैं आपको पैसा रजिस्ट्री के समय दूंगा, तो रजिस्ट्री जिस दिन करवानी होती है उस दिन आप अपने ओरिजिनल पेपर उसको दिखाएं, पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लें, उसके बाद ही रजिस्ट्री करवाएं। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रजिस्ट्री से पहले पोजीशन नहीं देना है। कई बार इस तरह की परिस्थिति बनती है कि बायर ने आपको कुछ टोकन मनी दे दी, बोला एग्रीमेंट भी हो गया, अब मैं जहां रह रहा हूं वहां भी किराया दूंगा, इधर मुझे रहना ही है, रजिस्ट्री अपनी होने वाली है, आप मुझे पोजीशन दे दीजिए, मैं वहीं पे शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि रजिस्ट्री तो अपनी होने वाली है। और सेलर भी एक गुड फेथ में आकर के पोजीशन और चाबी दे देते हैं। नॉर्मली ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें और बहुत सारे लीगली इश्यू आ सकते हैं। उन इश्यू की यदि मैं यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आपको रजिस्ट्री के बाद ही पोजीशन देना है। भले आपको कोई किराए का ऑफर मिले या कुछ और बेनिफिट मिले, तब भी कोशिश करना है कि आपको नहीं करना। छठा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मली जब अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं, अपनी इस प्रॉपर्टी में कोई ना कोई किराएदार पहले से रह रहा होता है, तो उसमें 2 बड़े इश्यू आते हैं। कई बार किराएदार जिस प्रॉपर्टी में रह रहा होता है वो चाहता है वो प्रॉपर्टी वही खरीद ले, लेकिन किसी भी कारण से आप यदि उसको प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाह रहे, जब भी कोई कस्टमर उस प्रॉपर्टी को देखने आता है तो किराएदार खरीदने वाले के मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, रेट को लेकर के, लोकेशन को लेकर के और मकान
की, या फिर मकान बेचने के बाद कई बार खाली करने में इश्यू आता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि रजिस्ट्री में आपको मेंशन करवाना है कि भैया ये जो प्रॉपर्टी मैं बेच रहा हूँ इसमें किराएदार रह रहा है, इसे इतना किराया मिल रहा है, और उसका एग्रीमेंट उसको प्रोवाइड करवाना है। क्योंकि कल को यदि किराएदार की नीयत खराब होती है, जिसने आपको प्रॉपर्टी बेची है, वो यदि कल को कोई लीगल एक्शन लेता है, वो केवल किराएदार को इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो आपको भी इन्वॉल्व करेगा। लेकिन यदि आपने सब कुछ मेंशन कर रखा है तो आपके साथ फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए अपनी रजिस्ट्री में भी ये सब कुछ मेंशन करवाए। क्योंकि आपने केवल वर्बली बताया है और रजिस्ट्री में मेंशन नहीं किया है, भविष्य में आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा, हो सके तो प्रॉपर्टी खाली करके ही सेल करें, ये दोनों को ही आपको दिक्कत नहीं है। सातवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई नोटिस नहीं करता कि प्रॉपर्टी के पेपर आपको ऐसे ही हैंड ओवर नहीं करने। नॉर्मली मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी की जब डीड हो जाती है, रजिस्ट्री होती है, तो सेलर बायर को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर देते हैं और फ्री हो जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। भले एक 10 रुपए के स्टाम्प पे अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताएं, सर मैं आपको ये डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल पेपर दे रहा हूं और उसकी रिसीविंग ले, उसमें भले आप डॉक्यूमेंट नंबर, रजिस्ट्री नंबर जो भी है वो चीज मेंशन कर दे। इसकी वजह से भविष्य में यदि जिसने आपसे प्रॉपर्टी खरीदी है, यदि कोई प्रॉपर्टी का पेपर यदि मिस भी हो जाए तो आपके साथ कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा, आपके पास एक प्रूफ रहेगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि प्रॉपर्टी में आप ज्वाइंट ओनर है और बायर से पैसा ले रहे हैं, तो रजिस्ट्री में मेंशन होता है कि किस अनुपात में आप ज्वाइंट ओनर है, उसी अनुपात में आपको पैसा अपने अकाउंट में लेना है। कई बार 2 से ज्यादा भी ओनर होते हैं तब भी मेंशन होता है, और यदि मेंशन नहीं है तो इनको फिर इक्वली मान लिया जाता है। ये बातें दोनों तरफ से लागू होती है, खरीदने वाले के लिए भी और बेचने वाले के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में नॉर्मली भाइयों में, परिवार में, पति पत्नी में विवाद होना आम बात है। यदि आपने किसी एक अकाउंट में पैसा ले लिया, ज्वाइंट पट्टा है और आपने किसी एक ही अकाउंट को किसी एक ही ओनर को पैसा दे दिया, तो कल को जिसको यदि पैसा नहीं मिला है तो वो आप लीगली कार्रवाई में ले जा सकता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो कि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के कई सालों बाद भी विवाद उत्पन्न करवा सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं तो प्रॉपर्टी नॉर्मली लोन पर ही खरीदी जाती है। तो सेल डीड बनाते समय खरीदने वाला नॉर्मली उसमें मेंशन करवाता है कि मैं प्रॉपर्टी जो परचेज कर रहा हूं और उसमें मेरा लोन नहीं हो पाता है तो मेरी डील कैंसिल मानी जाए। अब इस बात पे एग्री भी हो गए और मान लो आपने जो टोकन मनी ली है वो आप वापस दे भी दोगे, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी का लोन कैंसिल होने के 2 बड़े कारण होते हैं। एक, या तो प्रॉपर्टी की वजह से कैंसिल होती है कि प्रॉपर्टी की लीगली नहीं है, प्रॉपर्टी में कोई इश्यू आ रहा है, प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर नहीं है, प्रॉपर्टी में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। इस तरह केस में बैंक बोलता है सर आपकी प्रोफाइल तो सही है लेकिन प्रॉपर्टी की प्रोफाइल सही नहीं है, तो प्रॉपर्टी पे लोन नहीं दूंगा, आपको तो दे दूंगा। दूसरा केस होता है कि कई बार जो प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है उसकी प्रोफाइल में इश्यू होता है, उसका कई बार सिविल खराब होता है, कोई क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग ड्यू रहता है, इसकी वजह से उसका लोन नहीं हो पाता है। इस केस में आप उस बायर को पहले ही बता दें कि भैया आप अपना सिविल चेक करवा लो और बैंक से प्री सैंक्शन लेटर ले लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने एग्रीमेंट कर लिया और इस कारण आप अपनी प्रॉपर्टी 3-4 महीने के लिए ब्लॉक हो गए, आप किसी और को दिखा नहीं पा रहे, आपकी जो रेट है वो मार्केट में ओपन हो गई और ये ट्रांजेक्शन करने के बाद जो आप काम करने वाले थे हो सकता है वो आपका काम नहीं हो पा रहा हो। तो इस तरह का आपको नुकसान नहीं हो, इसलिए इस सावधानी का रखना बहुत जरूरी है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेच दी है उसके बाद जो नई रजिस्ट्री हुई है उसकी कॉपी आपको भी मांगनी है और अपने रिकॉर्ड में रखनी है। और केवल कॉपी रखनी नहीं है, नगर निगम में, म्युनिसिपल में जहां भी टैक्सेस लगते हैं वहां पे उसकी एक कॉपी जमा करानी है और उनको इन्फॉर्म करना है कि प्रॉपर्टी मैंने इनको सेल कर दी है और फ्यूचर में यदि कोई टैक्स बनता है तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार है। ये बात आप बायर को भी बतानी है, बायर से भी करवानी है। यदि वो नहीं करता है तो आपको खुद को जाके करनी है। कई बार मैंने देखा है कि इस तरह के केस में जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है वो टैक्स जमा नहीं कराता और आपके नाम से टैक्सेस ड्यू दिखाते हैं। और एक बार सीए से भी कंसल्ट करना है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगने वाला है, इसके बारे में भी आपको पता लगाना है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस दिन आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी खरीदने वाला यदि एक बायर है या एक से अधिक बायर है, रजिस्ट्री वाले दिन सभी बायर्स को आना है। कई बार देखा है कि बायर्स अपनी जगह जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी में कोई इश्यू नहीं है, वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है लेकिन तब तक ही वैलिड है जब तक वो व्यक्ति जीवित है। इसमें भी कई बार इश्यू आता है तो आपको पूरी कोशिश करनी है जिसको अपने प्रॉपर्टी बेची वो ही व्यक्ति उस दिन आए। नॉर्मली पावर ऑफ अटॉर्नी से आप काम नहीं करवाएं, क्योंकि आप जिस दिन रजिस्ट्री करवा रहे हैं उससे एक नाइट पहले भी यदि खरीदने वाले के साथ यदि कोई घटना हो गई तो भी प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन की वैलिडिटी पे सवाल खड़ा हो जाता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है। यदि आप लोग कमेंट्स आएंगे आपको यदि इसके बारे में जानना होगा तो मैं जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो प्रॉपर्टी बेचते समय आपको ध्यान रखनी है। केस में ट्रांजेक्शन नहीं करना, सीए से कंसल्ट करना। तो यदि आपको और इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पे कमेंट्स करें और यदि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी तो उसको जरूर शेयर करें, क्योंकि एक ऐसा वीडियो है तो भारत में करोड़ों लोगों को अवेयर कर सकता है और प्रॉपर्टी बेचते समय किन बातों को ध्यान रखना है इसके बारे में आपको डिटेल से बता सकता है। लोगों के साथ शेयर करें और इससे पहले यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, कौन से पॉइंट पे आप यदि कोई मिस्टेक हुई है वो भी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी जिंदगी भर की कमाई सच में अच्छे से बच सकती है तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।